A very good afternoon to everyone. So today we will do sales of goods act, and in our last class I have already uh, told you about the concept and the meaning of the sales of goods act. So now have a look on the sales of goods act, what we have done in our last class. So sales of goods act, okay. So ये हमने sales of goods act का part है. All the students are still coming. Very good, very good evening. I'm just adding all those students so that we can start our class smoothly. So, the sales of goods act, distinction between the sale and agreement to sale. Have you done this part? ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था, ट्रांसफर ऑफ द जनरल प्रॉपर्टी. अच्छा मुझे बताइए कि एक्चुअल में क्या मतलब होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का. क्या मतलब है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में? ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. ऑनरशिप है. ऑनरशिप का मतलब होता है कि हमारे पास टाइटल है, टाइटल को क्या करना है, हमें टाइटल को हमें ट्रांसफर करना है. क्लियर? तो लास्ट क्लास में हमने इम्प्लाइड कंडीशन भी, वारंटी भी एंड इम्प्लाइड कंडीशन भी कवर किया था. तो वी हैव टू डू फ्रॉम कंडीशन एज टू टाइटल. सो हमें कंडीशन एज टू टाइटल से कवर करना है. ठीक है. कंडीशन एज टू अ टाइटल. टाइटल मीन्स वर्ड. टाइटल मीन्स द वर्ड. टाइटल मीन्स द ओनरशिप. क्लियर? सो टाइटल मीन्स द ओनरशिप, यानी कि एक अधिकार, कि मान लीजिए इस वस्तु का एक अधिकार एक से लेके दूसरों को दे देना. ठीक है. सो इस टाइटल पे भी क्या है, हमारे डिफरेंट कंडीशंस हैं. तो हमने लास्ट में कंडीशंस में स्टडी कर रहे थे, कंडीशंस एंड वारंटी में, कि कब कब हमारी कौन कौन से डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, वारंटी में क्या होगा. तो ये टॉपिक हमने कवर किया था. इसके आगे का ही मैं आपको समझा रही हूँ. क्या है कि इम्प्लाइड कंडीशंस. देखो इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको मतलब सामने वाली पार्टी को ये सब चीजें, ठीक है, आप एक्सप्रेसली बताते हो, इट्स फाइन. अगर एक्सप्रेसली नहीं बताते तो उन्हें ये सारी जो कंसेप्ट है, चीजें हैं, वो ऑलरेडी पता होनी चाहिए, या फिर ठीक है नॉलेज में उन्हें रखना चाहिए. सो द इम्प्लाइड कंडीशंस. इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है? द एक्ट प्रिस्क्राइब सम ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट. सो जो एक्ट है प्रिस्क्राइब करता है, क्या प्रिस्क्राइब करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस को. सो ये जो एक्ट है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस, कि ये जो हमारी कंडीशंस हैं ये क्या है, इम्प्लाइड है. अगर आप इन्हें एक्सप्रेसली व्यू नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये हमें पता होंगी ही. सो द एक्ट प्रिस्क्राइब सम ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस को बताता है. कौन कौन सी हैं?
बायर कैन रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच ऑफ एनी ऑफ दीज कंडीशन। ठीक है, जैसे कि सिंपली मीन्स है कि मैंने क्या किया है, एक सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि मैंने मेरे पास एक शॉप है और मैंने अपने गुड्स की क्या की है, सेलिंग की है, मैं अपने गुड्स को सेल कर रही हूँ, तो इट मीन्स के मेरे माइंड में, ठीक है, ये इम्प्लाइड है कि मैं इन गुड्स को अगर सेल कर रही हूँ तो इन गुड्स को बेचने के मुझे क्या मिलेंगे, फिर अमाउंट मिलेगी, पैसा मिलेगा, या उसके बदले में कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और वो जो गुड्स हैं, वो जो सेल होंगे, मेरे आज से क्या होंगे, चले जाएंगे, और जो उसका ओनरशिप है वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें मेरे माइंड में ऑलरेडी इम्प्लाइड है, ये इसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इम्प्लाइड कंडीशंस में द एक्ट प्रिस्क्राइब सम ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो एक्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस को। ठीक है, कि द एक्ट प्रिस्क्राइब सम ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस को प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो बायर कैन रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच ऑफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन का क्या होता है, ब्रीच होता है, ठीक है, तो बायर उन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, तोड़ देगा, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को यानी कि सामने वाले को स्यू कर सकता है। ये कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस है। तो इन इम्प्लाइड कंडीशंस के लिए स्टडी कर लेते हैं कि कब कब ब्रीच हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, जैसे कि कंडीशन एज टू टाइटल, ये तो हमें डिफरेंट से ही पता है कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप सेल करने में उन्हें गुड्स को सेल करने का अधिकार ट्रांसफर कर रहे हैं। ध्यान रखना, तो आप अगर गुड्स को सेल कर रहे हो तो गुड्स को सेल करने का जो राइट है वो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। सो कंडीशन एज टू टाइटल, द सेक्शन 14 सबसेक्शन ए इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अनलेस देखो, ठीक है, इसमें मेन आपको एग्जाम में, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपको बताती हूँ, प्लीज रिमेम्बर द सेक्शन। ठीक है, कि सेक्शन 14A, तो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि मैंने क्या किया, सेल किया है, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में अनलेस द सर्कमस्टांसेस, देखो जब तक की सर्कमस्टांसेस हमें कुछ और डिफरेंट इंटेंशन के बारे में क्लियर नहीं करे, तब तक हम इन्हीं इम्प्लाइड कंडीशन को सेलर के पार्ट्स में, इन्हीं इम्प्लाइड कंडीशंस को क्या करेंगे, मानेंगे। तभी हमें, ठीक है, इन्हीं इम्प्लाइड कंडीशंस की हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। सो अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो अ डिफरेंट इंटेंशन, यानी कि एक अलग, एक डिफरेंट इंटेंशन को दिखाने के लिए, एक डिफरेंट इंटेंशन को शो करने के लिए, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। तो सेलर के पार्ट में एक क्या होती है, इम्प्लाइड कंडीशन होती है। ठीक है, यानी कि सेलर के पार्ट में एक इम्प्लाइड कंडीशन होगी, वो कंडीशन है, यानी कि जिसका मतलब है कि ये इम्प्लाइड है, इस कंडीशन को हमें और अच्छे से वेरीफाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सेक्शन 14 सबसेक्शन ए, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है कि वो डिफरेंट इंटेंशन को शो करे, तब उस केस में अगर इंटेंशन ही अलग दिखा रहे हैं कि उसकी इंटेंशन नहीं है गुड्स को सेल करने की, अगर वो गुड्स ऑफ सेल एक्ट में ठीक है कर भी रहा है लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है गुड्स को सेल करने की, तो ये क्या है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो वही बताया हुआ है कि अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो अ डिफरेंट इंटेंशन, कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी अलग
उनके डिफरेंट इंटेंशन को शो करे। सो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। तो सेलर के पार्ट में, सेलर के हिस्से में एक इम्प्लाइड क्या होती है, कंडीशन होती है, क्या, दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स। कहने का मतलब है कि सेल के केस में, इन केस ऑफ सेल यानी कि सेल के केस में गुड्स को सेल करने का उसके पास अधिकार होता है, राइट होता है। तो इन केस ऑफ अ सेल, ठीक है, कि जब हम बेचते हैं तो सेल के केस में, तो ऑब्वियसली अगर वो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा तो उसके पास राइट है कि वो गुड्स को सेल करे। इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, तो ये बिल्कुल एकदम कॉमन है, ठीक है। So he will have a right to sell of goods at the time when the property is to pass. It means in case of an agreement to sell कि हाँ, कि वो इस डेट को ये गुड्स से क्या करेगा, सेल करेगा। तब भी जब कभी भी ये गुड्स का क्या होगी, पास ऑन होंगी, ठीक है, ये गुड्स पास करेंगे। तो इफ द सेलर सेल्स स्टॉलन, in case of an agreement to sell, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass। तो इसके पास राइट है गुड्स को सेल करने का, ठीक है, उस समय पे जब when the property is to pass, कि जब प्रॉपर्टी को क्या करना है, पास करना है, ठीक है। इट मीन्स कि उसको पता है कि मुझे 2 दिन बाद उस गुड्स को क्या करना है, सेल करना है। तो ही विल हैव अ राइट, तो उसके पास क्या है, एक राइट होगा, ठीक है, उस गुड्स को बेचने का, सेल करने का उस समय। दस इफ सेलर सेल्स स्टोलन गुड्स, क्लियर। तो देखो अब इट मीन्स कि देखो ये तो एक सिंपल सा है कि अगर वो गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली गुड्स को सेल करने का उसके पास क्या होगा, अधिकार होगा, राइट होगा। और इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि सेल के एग्रीमेंट के केस में, तो जब उसे प्रॉपर्टी पास हो रही है तब उसे उस समय में गुड्स को सेल करने का राइट होगा। दस इफ सेलर सेल्स स्टॉलन गुड्स, अगर सेलर स्टॉलन गुड्स को क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, ठीक है, यानी कि चोरी किए हुए गुड्स को ही वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है। द इफ सेलर सेल्स स्टॉलन गुड्स, अगर सेलर चोरी किए हुए यानी कि स्टॉलन गुड्स को ही क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है, द बायर कैन रेपुटिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और जो बायर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। तो इफ सेलर सेल्स स्टॉलन गुड्स, द बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्यों इस केस में, क्योंकि स्टॉलन गुड्स का मतलब क्या है, वो जो रियल ओनरशिप है, रियल ओनरशिप सेलर के पास नहीं है। रिमेंबर कि जो रियल ओनरशिप है, जो वास्तविक ओनरशिप है, वो सेलर के पार्ट, यानी कि सेलर के हिस्से में, सेलर के पार्ट नहीं है। सो दस इफ सेलर सेल्स स्टॉलन गुड्स, ठीक है, अगर सेलर स्टॉलन गुड्स को क्या करता है, सेल करता है, द बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बायर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है, यानी एंड कर सकता है, ठीक है। एंड क्लेम द डैमेजेस ऑल्सो, क्यों, क्योंकि सेलर ने उसका टाइम वेस्ट किया बायर का, ठीक है। बायर यानी कि वो जो गुड्स है वो कहीं और से लेके आगे अपना जो फर्दर प्रोसेसिंग है, काम है, उसे कर सकता था। तो बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, एंड क्लेम डैमेजेस ऑल्सो, और डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। एज द सेलर हैड नो राइट टू सेल द गुड्स, क्यों, क्योंकि सेलर के पास उस गुड्स को बेचने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो एज द सेलर, ठीक है, एज द सेलर हैड नो राइट टू सेल द गुड्स, क्योंकि सेलर को गुड्स को सेल करने का कोई भी अधिकार, राइट नहीं था। नेक्स्ट है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो जिस तरीके से उसने गुड्स को नहीं देखा, ठीक है, बायर ने
ने सेलर ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया कि मेरे गुड्स ऐसे हैं, इस तरीके के हैं, यानी बाय द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के द्वारा ही बायर ने उन्हें परचेज करने के लिए क्या किया है, एग्री किया है, यानी डिस्क्रिप्शन के द्वारा ही बायर ने उन्हें परचेज करने के लिए हाँ की है। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15 where there is a contract for the sale of goods by description, ठीक है, कि जब डिस्क्रिप्शन के द्वारा, ठीक है, गुड्स को सेल करने का जब कॉन्ट्रैक्ट है, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description exactly, एक implied condition है। कहने का मतलब क्या है कि बायर ने, ठीक है, सेलर ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया कि मेरे जो ये गुड है ये ब्लैक कलर का है, इसका ये टेस्ट है, या फिर ये इतना स्टाइलिश है, या इस टाइप से है, जिस तरीके से सेलर ने डिस्क्राइब किया है अपने गुड्स को, क्लियर, कि जिस तरीके से सेलर ने डिस्क्राइब किया है अपने गुड्स को, तो वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन के द्वारा गुड्स को सेल करने का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो जो गुड्स हैं वो उसी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होने चाहिए। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो जो गुड्स होंगे वो उसी डिस्क्रिप्शन के साथ क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, उसी डिस्क्रिप्शन के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। So there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, कि जो goods है वो डिस्क्रिप्शन के साथ क्या करे, कॉरेस्पॉन्ड करे, डिस्क्रिप्शन के साथ क्या करे, मैच करे, क्लियर। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 15, so where there is a contract for the sale of goods by description, ठीक है, तो where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition, this is an implied, please mention and write down the certain important points, ठीक है, I am discussing it, so please write down the certain important points as there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, fine। कहने का मतलब क्या है कि जैसा सेलर ने बताया है, जैसा सेलर ने डिस्क्राइब किया है, वो जो गुड्स हैं वो उन्हीं के जैसे, यानी उन्हीं के डिस्क्रिप्शन के जैसे होने चाहिए। So there is an implied condition that the goods shall correspond with their description, clear। So the sale of goods by description include the following, तो यानी कि जो सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स का हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के द्वारा, इंक्लूड्स द फॉलोइंग, वो क्या क्या फॉलोइंग को इंक्लूड करता है, तो सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, वेयर बायर हैज नॉट सीन द गुड्स, देखो डिस्क्रिप्शन का ऑब्वियसली तभी डिस्क्रिप्शन का होगा कि जब बायर ने गुड्स को नहीं देखा, क्योंकि अगर बायर ने गुड्स को देखा है तो उसे सेलर ए डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सेलर के डिस्क्रिप्शन की नीड या जरूरत तभी पड़ेगी कि जब बायर ने यानी कि गुड्स को नहीं देखा। तो वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स, जहां पर बायर ने गुड्स को नहीं देखा, गुड्स को सीन नहीं किया। सो वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स and relies on their description given by the seller, और सेलर के द्वारा जो उनके डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके ऊपर क्या करता है, रिलाई करता है, and relies on their description given by the seller, सेलर के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके ऊपर क्या करता है, यानी कि रिलाई करेगा, इट मीन्स उसके ऊपर क्या करेगा, यकीन करेगा, ठीक है। तो जो सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया है उसके ऊपर रिलाई करता है, उसके ऊपर यकीन करता है। सो वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स एंड रिलायज ऑन देयर डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। नेक्स्ट इज
where the buyer has seen the goods but he relies not on what he has seen। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेलर ने कहा कि ये देखिए इस टाइप का गुड्स हमारे पास है और हम कस्टमाइज्ड गुड्स भी प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको इसमें इस गुड्स में रेड कलर नहीं है अच्छा पसंद, तो हम इसमें से ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। ब्लैक नहीं है आपको अच्छा लगता है तो हम इसमें से ब्लू में इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, बायर ने गुड्स को देखा है लेकिन वो रिलाय कर रहा है किसके ऊपर, ठीक है, वो रिलाय कर रहा है जो उसे जैसा बताया गया है। ठीक है, कि ये जो गुड्स है ये गुड्स हम इसे इस तरीके से भी प्रिपेयर कर लेंगे। गुड्स की ये भी क्या है, डेविएशन है, तो वो उसके ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो वही लिखा है वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स, जहां पर बायर ने गुड्स को देखा है। सो वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स बट ही रिलायज नॉट ऑन व्हाट ही हैज सीन। ठीक है, लेकिन वो रिलायज कर रहा है इसके ऊपर नहीं कि उसे क्या देखा है, बट व्हाट वाज स्टेटेड टू हिम, जो उसे बताया गया है। जैसे कि सेलर ने कहा कि आपको इसमें से जो पार्ट या जिस टाइप के गुड्स की नीड है वैसा प्रिपेयर हो जाएगा। सो वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स, जहां पे बायर ने गुड्स को देखा है, बट ही रिलायज नॉट ऑन व्हाट ही हैज सीन, लेकिन वो रिलायज नहीं करा उसके ऊपर जो उसने देखा है, बट व्हाट वाज स्टेटेड टू हिम। ठीक है, किसके ऊपर, उसके ऊपर जो उसे स्टेट किया गया है। And deviation of the goods from the description is not apparent। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन से जो गुड्स का जो डेविएशन है वो apparent नहीं है। एंड द डेविएशन ऑफ द गुड्स, ठीक है, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन से जैसा बताया गया है, डिस्क्रिप्शन से कि इस तरीके के जो गुड्स हैं ऐसे गुड्स हैं वो क्या है, ठीक है, एपरेंट, यानी कि वो अगर नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो पैकिंग ऑफ गुड्स में समटाइम्स बी पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली। प्लीज रिमेम्बर दैट जब कभी भी हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग में क्या होता है, पैकिंग में हमें कितनी क्वांटिटी का है, किस तरीके से प्रिपेयर्ड किया गया, उसमें क्या है, वो सब कुछ लिखा होता है। तो पैकिंग ऑफ गुड्स में समटाइम्स बी अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन की गुड्स की पैकिंग भी आपके डिस्क्रिप्शन के हिस्से में ही आती है। डिस्क्रिप्शंस के पार्ट में ही आपके गुड्स की पैकिंग भी आएंगी। क्यों, क्योंकि देखो गुड्स की पैकिंग आपका डिस्क्रिप्शन का ही एक पार्ट है। कैसे, क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी क्या है, सोप है, साबुन है, ठीक है, उसको इस कलर की नहीं या फिर उसको रोज की नहीं, जैस्मीन की लेनी है, तो उसमें से वो देख सकता है कि जो सिमिलर प्रोडक्ट है सेलर का वो किस टाइप से होगा। अगर वो भी मतलब उसमें हल्का सा क्या होगा, डिफरेंसेस हो सकता है, तो वो उसके पैकिंग के लिए भी उसमें क्या पैकिंग है, कितना लिखा है, वो उसको भी नोटिस कर सकता है, देख सकता है। सो पैकिंग ऑफ गुड्स में समटाइम्स बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो गुड्स की जो पैकिंग होती है समटाइम डिस्क्रिप्शन का क्या है, हिस्सा होती है, डिस्क्रिप्शन का क्या है, पार्ट है। Clear? So where the buyer has not seen the goods and relies on their description, ठीक है, नहीं देखा है तो मतलब जैसा सेलर ने कहा उसके ऊपर डिपेंड किया। सो देखा जाए दोनों ही, तीनों ही, अगर मैं ये कंडीशंस की बात करती हूँ, तीनों ही कंडीशंस पे वो जो जैसा उसे सेलर ने डिस्क्राइब किया, ठीक है, जैसा सेलर ने डिस्क्रिप्शंस दी है उसी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, उसी के ऊपर वो रिलाय कर रहा है। क्लियर हुआ, जैसा सेलर ने यानी डिस्क्रिप्शंस दी हैं वो उसी के ऊपर रिलाय कर रहा है। सो वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स एंड रिलाइज ऑन देयर डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। तो सेलर के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया एंड फ्रॉम हियर आल्सो व्हाट वाज स्टेटेड टू हिम, उसे क्या स्टेट किया गया, इट मीन्स उसको सेलर के द्वारा क्या बताया गया,
पैकिंग ऑफ द गुड्स, और ये भी जो पैकिंग है ये भी सेलर के अकॉर्डिंगली होती है, जिस तरीके से सेलर ने डिस्क्राइब किया है। तो इसका मतलब है कि बायर कंप्लीटली सेलर के डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से परचेज करता है, उसी परचेजिंग को, ठीक है, डीलिंग को। अगर बायर ने उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रिपेयर नहीं किया तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इट मींस बायर के साइड से, और फिर सेलर को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन में ये इम्प्लाइड कंडीशन है। इम्प्लाइड क्या है इसमें? ये इम्प्लाइड है कि जैसा यानी कि सेलर ने बायर को डिस्क्रिप्शन में के द्वारा माध्यम से उसे बताया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट करने, सेल ऑफ गुड्स करने के लिए बताया है, तो जो गुड्स है वो उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए। सो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट the goods shall correspond with the description, कि जो goods हैं वो description के साथ ही correspond होने चाहिए। क्लियर? तो वही लिखा है where there is a contract for sale of goods set by description, तो ये implied condition है कि goods shall correspond with the description, कि जो goods हैं वो descriptions के साथ क्या correspond होने चाहिए, तो descriptions के साथ होने चाहिए। तो कंडीशन एज टू टाइटल, तो कंडीशन एज टू टाइटल मींस द योर ऑनरशिप, तो ऑनरशिप का भी एक्सप्लेन किया। तो ये भी एक क्या इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर अपनी ऑनरशिप को ही ट्रांसफर करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो सेलर के पास अपना खुद का है, और जो चीज हमारे पास हमारी खुद की होती है वही हम दूसरों पे क्या करते हैं, उसी ऑनरशिप को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो जो हमारे पास हमारी खुद की है उसी को हम ट्रांसफर करेंगे। सो कंडीशन एज टू टाइटल में, ठीक है, अगर सेलर ने स्टॉलन गुड्स को सेल किया है तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। इट मींस कि अपना ही टाइटल को ट्रांसफर करेगा, जो टाइटल सेलर का नहीं है। टाइटल मींस हियर द ओनरशिप, जो ओनरशिप सेलर की नहीं है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, और अपने डैमेजेस को क्या करेगा, क्लेम करेगा, एंड द क्लेम डैमेजेस ऑल्सो। क्लियर? पहले बताइए, अब तक के में कोई डाउट है किसी को? कोई रिस्पॉन्ड कीजिए। आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं? यस और नो, कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। मैम क्लियर है। क्लियर है? नो मैम, डाउट। और ये बहुत सिंपल ही है। आगे देखते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं ना, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या है, काफी इंक्लूड है, यानी कि उसमें से प्रैक्टिकल लाइफ से क्या है, काफी जुड़ा हुआ है। तो जैसे लिखा है कंडीशन एज टू क्वांटिटी और फिटनेस, ठीक है, जैसे कि क्वांटिटी और फिटनेस के हिसाब से जो कंडीशन है, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो कंडीशन एज टू क्वांटिटी ऑफ फिटनेस where the buyer expressly or by implication makes known to the seller। देखो ये देखो आपको क्लियरली एक एक लाइन अच्छे से डिस्कस करनी है। 4 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। पर्पस मस्ट हैव बीन डिस्क्लोज्ड बाय द बायर, ठीक है। मान लीजिए बायर ने कहा मुझे ये गुड्स इस पर्पस के लिए लेना है, कि जैसे आपने कहा कि मुझे जो शूज हैं वो मुझे, ठीक है, रनिंग के पर्पस के लिए लेना है। तो अब बायर मस्ट हैव रिलाइड ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। सेलर ने कहा कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, और ये आपकी जो डिमांड है, आपकी जो नीड है, ये जो गुड्स है उसे फुलफिल करेंगे। इट मीन्स कि जो बायर ने जो परचेज किया है, ठीक है, वो यानी कि सेलर के ऊपर उसका उसका क्या है, कंप्लीट यकीन है, कंप्लीट रिलायड है, विश्वास है, तभी उसके ऊपर किया है। सो द बायर मस्ट हैव रिलाइड ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। जो बायर है
वो सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर क्या है, मस्ट हैव रिलाइड, उसके ऊपर रिलाइड होना चाहिए। क्लियर? तो बायर मस्ट हैव रिलाइड ऑन द सेलर स्किल्स और जजमेंट, सेलर्स की स्किल और जजमेंट के ऊपर उस पर रिलाइड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सेलर्स बिजनेस मस्ट बी टू सेल दोज गुड्स। ठीक है, सेलर का जो बिजनेस है वो उन गुड्स को बेचने का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलरली जो सेलर है, ठीक है, सेलर उन्हीं गुड्स का क्या, उन्हीं गुड्स का वर्क किया होना चाहिए। तो सेलर्स बिजनेस मस्ट बी टू सेल दोज गुड्स। तो जो सेलर का बिजनेस है वो उन्हीं गुड्स को बेचने का, उन्हीं गुड्स को सेल करने का होना चाहिए। क्लियर? सो द पर्पस मस्ट हैव बीन डिस्क्लोज्ड, जो पर्पस है डिस्क्लोज्ड होना चाहिए बाय द बायर, बायर के द्वारा। द बायर मस्ट हैव रिलाइड ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। क्लियर? द सेलर्स बिजनेस मस्ट बी टू सेल दोज गुड्स, सेलर्स का जो बिजनेस है वो उन्हीं गुड्स को सेल करने का होना चाहिए। The goods should not have been sold under a patent। आप इसे पेशेंट नहीं है ये, प्लीज इसे आप ठीक कर लीजिए कि पेटेंट है, PATENT, पेटेंट और ट्रेडमार्क। देखो, पेटेंट और जब हम ट्रेडमार्क के अंदर गुड्स हैं तो वो गुड्स ना हमारे क्या होते हैं, देखो जब कभी भी हम एक ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सभी की बात करते हैं तो ये जो गुड्स होते हैं मेरे स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं, ध्यान रखना। यानी ट्रेडमार्क, पेटेंट ये मेरे स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होंगे। ठीक है, ये मेरे कैसे गुड्स होते हैं, ये मेरे स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं। ये मेरे कौन से गुड्स नहीं होते, कस्टमाइज्ड गुड्स प्रिपेयर्ड नहीं होते। और यहाँ पर हम यानी कि बायर डिस्क्लोज कर रहा है अपनी क्या, यानी कि उसे ये जो अपनी डिस्क्रिप्शन को कि मुझे ये गुड्स इस पर्पस के लिए नीड है, ये उसे बता रहा है, उस पर्पस को एक्सप्लेन कर रहा है। सो द गुड शुड नॉट हैव बीन सोल्ड, क्योंकि वो जो गुड्स होते हैं वो आपके कस्टमाइज्ड गुड्स नहीं होते, वो आपके मतलब जो कस्टमाइज्ड गुड्स नहीं होंगे। ठीक है, सो कंडीशन एज टू क्वांटिटी ऑफ फिटनेस में स्टडी करते हैं। The section is our section 16 subsection 1 where the buyer expressly or by implication, ठीक है, where the buyer, जहां पर buyer expressly एक्सप्रेस करके और by implication के द्वारा यानी implied makes known to the seller the particular purpose for which he requires the goods। ठीक है, तो makes known to the seller, सेलर को ये बताता है कि पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए उसे गुड्स चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो पर्टिकुलर पर्पस, सो प्लीज ठीक है राइट डाउन द पर्टिकुलर पर्पस, जो कि उसे किस पर्पस के लिए वो गुड्स चाहिए, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ फिटनेस का ही मतलब है कि मेरे उस पर्पस से फिट होना चाहिए। सो एज टू शो दैट buyer relies on the seller's skills or judgment। so as to show that, ये शो करने के लिए कि जो बायर है रिलाइज करेगा सेलर्स के स्किल और जजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो as to show that buyer relies on the seller's skills and judgment, ये जो बायर है वो सेलर्स के स्किल और जजमेंट के ऊपर निर्भर होगा, रिलाई करेगा। Clear? So as to show that buyer relies on the seller's skill or judgment and the goods are of a description which is in the course of the seller's business to supply। Clear? वही सेम चीज आपको बताई हूँ। ठीक है, कि सेलर्स की स्किल, कहने का मतलब है कि बायर को कोई भी सेलर के स्किल या जजमेंट के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बायर ने कहा कि मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, सेलर ने कहा तो आप इस गुड्स को ले लीजिए। इसका मतलब है कि बायर का कंप्लीटली सेलर्स के स्किल और जजमेंट के ऊपर रिलाई है, कोई डाउट नहीं है। एंड द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन,
विच इज इन द कोर्स ऑफ सेलर्स बिजनेस, और जो गुड्स है वो उस डिस्क्रिप्शन में है जो कि सेलर्स के बिजनेस के कोर्स में है। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। क्या एक इम्प्लाइड कंडीशन है? कि जो गुड्स है वो उस पर्पस के लिए रीजनेबली क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। सो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस, कि जो गुड्स है वो पर्पस के लिए रीजनेबल फिट होने चाहिए। सो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक इम्प्लाइड का मतलब क्या है, ऑब्वियसली जब बायर ने आपको बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया और सेलर ने उसके अकॉर्डिंग आपको गुड्स दे दिया, तो ऑब्वियसली जो गुड्स हैं वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए रीजनेबल फिट होने चाहिए। The goods shall be reasonable fit for the purpose. This will not apply where specific goods are sold under the patent or trademark, जो कि हमने डिस्कस किया। आप इस पॉइंट को प्लीज लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि this will not apply where specific goods are sold under patent or trademark। ये वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर वो जो स्पेसिफिक गुड्स को हमने यानी पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंडर क्या किया हो, बेचा हो, पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंडर हमने क्या किया हो, सोल्ड किया हो। तो दिस विल नॉट अप्लाई वेयर स्पेसिफिक गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, कि जहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स को हमने पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंडर क्या किया हो, सोल्ड किया हो, वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। सो दिस विल नॉट अप्लाई। क्यों नहीं अप्लाई होगा? इसके लिए रीजन आपको बताया था, क्योंकि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब स्टैंडर्ड गुड्स को प्रिपेयर करते हैं, ये कस्टमाइज्ड गुड्स को प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, और हमें एक कस्टमर की यानी कि उसकी नॉलेज को उन सबको फिट करने के लिए हमें कस्टमाइज्ड गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कस्टमाइज्ड गुड्स को प्रिपेयर नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस विल नॉट अप्लाई वेयर द स्पेसिफिक गुड्स आर सोल्ड अंडर देयर पेटेंट और ट्रेडमार्क। ठीक है, ये वहां अप्लाई नहीं करता जहां पे स्पेसिफिक गुड्स पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंडर बिके जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। Thus the four conditions must be fulfilled। जो 4 कंडीशंस है उन्हें हमें क्या फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी कंडीशन है, तो हमने डिफरेंट कंडीशंस के बारे में स्टडी किया। सो नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है हमारी। देखो आप इसे मर्केंटेबिलिटी या फिर मर्चेंटेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो दी कंडीशंस क्या है मर्चेंटेबिलिटी में, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ठीक है, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पे गुड्स को हमने डिस्क्रिप्शन के द्वारा क्या किया गया, खरीदा गया है। तो वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पे गुड्स को हमने डिस्क्रिप्शन के द्वारा खरीदा है, फ्रॉम अ सेलर, सेलर से, यानी कि सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेलर जो है, सेलर जो कि उन्हीं डिस्क्रिप्शन के गुड्स से क्या करता है, डील करता है। तो वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, तो जहां पे गुड्स बॉट किए जाते हैं डिस्क्रिप्शन के द्वारा खरीदे गए हैं सेलर से। ठीक है, देखो वही सेम है, इसका मतलब मर्केंटेबिलिटी का आपका ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है, ये कहाँ से, ये डिस्क्रिप्शन के कंसेप्ट से आया है, और हमें डिस्क्रिप्शन से कंसेप्ट को इसको क्या करना है, आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जहां पर गुड्स को खरीदा गया है डिस्क्रिप्शन के द्वारा, फ्रॉम अ सेलर, सेलर से, हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, जो कि उन्हीं यानी कि उसी गुड्स में डील करता है, डील करता है
या तो वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ठीक है, या तो वो प्रोड्यूसर, ठीक है, या तो मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो सकता है या नहीं। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है, प्रोवाइडेड इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज डिफेक्ट सच एग्जामिनेशन हैव टू बी रिवील्ड। देखो, कहने का मतलब एक सिंपल है कि वो जो गुड्स है, ठीक है, वो जो गुड्स है वो इतनी मर्केंटेबल क्वांटिटी के होने चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो बायर है वो गुड्स को अच्छे से देख रहा है। यानी कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन वाले को एक स्टैंड करती हूँ, तो सिंपल सा मतलब है कि डिस्क्रिप्शन में यानी कि सेलर ने उन्हें ऑरली एक्सप्लेन किया गया। यहाँ मैं कह रही हूँ कि क्वांटिटी उस गुड्स का, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, सेलर के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, बोल सकता है कि देखिए जो आप डिमांड कर रहे हैं वो गुड्स वो इस टाइप का या फिर इसके जैसा बनेगा। यानी कि इस केस में जो सेलर है, सेलर ने क्वांटिटी को शो किया है, सेलर ने क्वांटिटी को क्या क्या रिप्रेजेंट किया है, उन्हें शो किया है। सो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है, एक इम्प्लाइड कंडीशन है। क्या इम्प्लाइड कंडीशन है, क्या दैट द गुड शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वांटिटी, कि जो गुड्स है वो एक मर्केंटेबल क्वांटिटी के होने चाहिए। तो गुड शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वांटिटी। क्लियर। तो यहाँ क्वांटिटी है, तो इसे आपने रेफर कर लीजिए। तो जो गुड्स है वो मर्केंटेबल क्वांटिटी के होने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑलरेडी है वहां पर, तो मर्केंटेबल क्वांटिटी के होने चाहिए। बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, बायर ने गुड्स को देखा होना चाहिए, बायर ने गुड्स को एग्जामिन किया होना चाहिए। ठीक है, इफ द बायर हैज एग्जामिन द गुड्स, कि बायर ने गुड्स को एग्जामिन करे, देखे। देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड्स डिफेक्ट्स विच सच एग्जामिनेशन ought टू हैव रिवील्ड। तो ये तो एक इम्प्लाइड नहीं है कि जैसे बायर ने उसको एग्जामिन किया है, देखा है, तो उस समय एग्जामिनेशन के समय पे कोई भी डिफेक्ट निकले ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि वो डिफेक्ट उसका बाद में भी निकले। तो एक सिंपल सा एक इम्प्लाइड है कि उसने गुड्स को एग्जामिन किया है, ठीक है, और जो कोई भी डिफेक्ट निकल सकता है क्योंकि वो उसका क्या मैन्युफैक्चरर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, वो उसी गुड से डील करेगा और उसको ऑलरेडी वो जो क्वांटिटी है वो दिखाया है। तो देखो डिफेक्ट कहीं ना कहीं निकल सकता है और आगे ये आपको वेरी करेगा कि जो सेलर है वो आपको उस डिफेक्ट के बदले में आपके गुड्स को रिप्लेस कर रहा है या नहीं। ये रिप्लेसिंग का जो कंसेप्ट है वो आपका मर्केंटेबिलिटी में नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो मैंने आपको आगे बताया। ठीक है, तो वही सिंपल है, यहाँ पे ये कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड्स डिफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन ought टू हैव रिवील्ड। ठीक है, कि जैसे बायर ये कहे कि मैं उस गुड्स को देख रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो सेलर है, सेलर ने जो डमी पे या फिर जो डमी गुड्स रखे हुए होते हैं वो क्यों रखे होते हैं कि ताकि जो सेलर जो बायर है वो उसके ऊपर कोई कमियां हैं, डिफेक्ट है, वो ना निकाल पाए। तो इफ द बायर हैज एग्जामिन द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड, ऐसी कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती कि जो डिफेक्ट निकलेगा ही, कि डिफेक्ट निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। ये डिपेंड करता है आपका गुड्स और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट भी करते हैं। मैम इसका एग्जाम्पल एक ये भी तो हो सकता है ना, जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बैक साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, हम्म। उसमें पूरी डिटेल होती है।
आप हाँ ये बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसने गुड्स हैं, गुड्स को दिखाया है सेलर ने, ठीक है, और बायर ने गुड्स को बहुत अच्छे से रीड किया, बायर ने गुड्स को बहुत अच्छे से देखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस समय डिफेक्ट निकले। ठीक है, बायर ये नहीं कह सकता कि इसमें डिफेक्ट नहीं निकला, या फिर जो मैंने गुड्स खरीदा था उसमें डिफेक्ट निकला है। तो यहाँ पे अगर हम डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो तो आपका किसी भी गुड्स में निकल सकता है। ठीक है, और मेनली जो सेलर ने गुड्स रखे होते हैं दिखाने के लिए, तो वो उस पर्पस के लिए नहीं रखे होते। ठीक है, तो वेदर ही इज द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और नॉट, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वांटिटी, कि जो गुड्स है वो मर्केंटेबल क्वांटिटी का होगा। ठीक है, बायर हैज एग्जामिन द गुड्स। ठीक है, तो बायर ने गुड्स को एग्जामिन किया, तो कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कि डिफेक्ट ही निकलेगा, हो सकता है कि डिफेक्ट ना निकले। आगे कंप्लीट करते हैं। कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम, कस्टम के द्वारा बताइए क्या मतलब है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, एज पर द कस्टमर, यानी एज पर द कस्टमर या फिर एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, जैसे कि कस्टमर के अकॉर्डिंग या फिर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। तो कस्टम का मतलब क्या हो गया, कस्टमर या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। सो कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम, कस्टम के द्वारा जो कंडीशन इम्प्लाइड की गई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में, एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वांटिटी। ठीक है, हम ये इसी की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले में हमने क्वांटिटी और फिटनेस के लिए जो स्टडी किया है, तो उसी के आगे ये फर्दर है कि जैसे मर्केंटेबिलिटी हमारा डिस्क्रिप्शन के आगे का है, और इसी तरीके से क्वांटिटी और फिटनेस के आगे का हम स्टडी कर रहे हैं। So an implied condition as to quantity or fitness for a particular purpose, एक particular purpose के लिए, ठीक है, quantity और fitness के लिए जो implied condition है may be annexed by the usage of trade। ठीक है, कि जैसे ये डिपेंड करता है आपका, आपकी जो ट्रेडिंग है वो कितनी हो रही है पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से। जैसे कहते हैं कि बायर ने कहा कि ये मुझे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, या मुझे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस गुड्स की रिक्वायरमेंट है। सो implied condition as to quantity or fitness, so for a particular purpose may be annexed by the usage of trade, the purpose for which goods are required। ठीक है, मे बी ascertain, देखो कि हमें कि पार्टीज के एक्ट ऑफ कंडक्ट से हमें पता चल जाता है, पार्टी के बिहेवियर से, पार्टी के काम करने से, ठीक है, पार्टीज के एक्ट और कंडक्ट से हमें पता चल जाता है कि किस पर्पस के लिए हमें गुड्स की क्या थी, रिक्वायर्ड था। सो द पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कि पर्पस, जिस पर्पस के लिए जो गुड्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कि जो गुड्स हैं वो जरूरी हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेंगे, मे बी एसरटेन फ्रॉम द एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कि हमें इस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है, एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन द आर्टिकल परचेज। और वही लिखा है कि देखो ये हमें पता कैसे चलता है कि हमें इस पर्पस का गुड्स की नीड है या इस पर्पस के लिए चाहिए, ये हमें पता चलता है फ्रॉम द एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के एक्ट और कंडक्ट से। ठीक है, कि जैसे पार्टीज के बिहेवियर से, पार्टी किस तरीके से वो काम करती है, कुछ पार्टीज के एक्ट और कंडक्ट से हमें ये पता चलता है। द पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड, पर्पस फॉर विच जो यानी कि गुड्स रिक्वायर्ड है, मे बी ascertained फ्रॉम द एक्ट्स एंड कंडक्ट्स ऑफ द पार्टीज, तो यानी पार्टीज के एक्ट से
और उसके कंडक्ट से, एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल परचेज, और यानी कि जो आर्टिकल परचेज किया गया था, जो आर्टिकल खरीदा गया था, उसके डिस्क्रिप्शन की नेचर से, एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल परचेज, क्लियर, जो आर्टिकल परचेज किया गया था उसके नेचर की किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, उसके डिस्क्रिप्शन के नेचर से। तो ये कस्टमाइज्ड है, तो कस्टमाइज तो पार्टीज को एक्सप्रेसली भी बताना पड़ेगा, पार्टीज के कंडक्ट से हमें समझ में आ जाएगा कि पार्टीज क्या डिमांड करना चाहती है। मान लीजिए पार्टी ने उसमें कुछ और चीज देख रही है, तो आप उनसे, सेलर है, उनसे पूछ सकते हैं कि आप इसमें क्या कुछ न्यू है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज है, या फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख रहे हैं। तो बच्चे इतनी लेट एंड मतलब एंट्री करते हैं, आई विल नॉट अलाउ देम टू अटेंड माई क्लास सो लेट। ठीक है, तो कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम, चलिए समझ में आया, आगे बताओ। मैम मैं एक बार रिपीट कर सकती हूँ? कस्टम वाला रिपीट करना है। यस मैम। कस्टम वाले में आप अंडरलाइन कर Yes, लीजिए, ma'am. फ्रॉम द एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कि जैसे पार्टीज के बिहेवियर से, पार्टीज के कंडक्ट से, पार्टीज के एक्ट से, कि पार्टी क्या किस चीज को डिमांड करती है, पार्टी जिस भी चीज को डिमांड करती है, जिस भी चीज की एक्ट करती है, उससे हमें पता चल जाता है। तो कंडीशन इम्प्लाइड बाय द कस्टम, कस्टम का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर बायर, ठीक है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, इट मीन्स कि गुड्स एज पर द बायर्स नीड और एज पर द बायर्स बिहेवियर। ठीक है, बायर आए हैं आपकी शॉप पर, ठीक है, वो उसने आपको बताया कि मतलब कि उसको जो लिपस्टिक है, वो लिपस्टिक इस पर्टिकुलर कलर की या फिर ऐसी चाहिए, या फिर बायर ने यानी कि जितने भी आपके पास लिपस्टिक की शेड है, ठीक है, वो आपने दिखाई बायर को, और उसने सारी हाथ में या फिर कहीं ट्राई की, तो उसके एक्ट से, उसके कंडक्ट से आपको समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि उसे किस पर्पस के लिए, या फिर उसे, ठीक है, कि किस टाइप का गुड्स की नीड है, कि जैसे आपने उसको, कि उसने आपको बताया कि मुझे इस पर्पस के लिए नीड है, तो आपने उसका मिलते जुलता भी कोई प्रोडक्ट दिखा दिया, या बोला भी कि ये कस्टमाइज हो जाएगा। सो द पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड, जिसके लिए गुड्स रिक्वायर्ड है, मे बी ascertained फ्रॉम द एक्ट्स एंड कंडक्ट्स ऑफ द पार्टीज। सो पार्टीज के एक्ट और कंडक्ट से क्या है, ascertained होगा, पता चल जाएगा। सो मे बी ascertained फ्रॉम द एक्ट्स एंड कंडक्ट्स ऑफ द पार्टीज एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल परचेज, और जो आर्टिकल परचेज किया गया था उसके डिस्क्रिप्शन की नेचर से, एंड नेचर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल परचेज। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। अच्छा, पहले मुझे No, ये ma'am. बताइए, आप सभी लोग स्टडी कर रहे हैं या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। यस। Yes, ma'am. कितनी पढ़ाई कर ली आप लोगों ने? कितनी स्टडी की बताओ, मुझे भी तो लगे कि हाँ चलो, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हो गया है, कवर हो गया, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टडी की, किस चीज की आपने स्टडी की है? बताइए।
चलिए, मतलब कि आप सभी लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टडी करना नहीं शुरू किया है ना? मत करो। इट्स पेपर मैम के फर्स्ट चैप्टर किया है, वो ना खत्म होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट? यस मैम, फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट ना करना। ओके। यस कितना कितना पार्ट हो गया उसमें? मैम। अभी पढ़ने वो तो स्टार्ट एज करो। अब तक आपको वो फर्स्ट यूनिट फिनिश करनी चाहिए थी। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। पेपर आप लोगों के हैं, मेरे पेपर नहीं है। ये पेपर आपके हैं, आपको अच्छे से स्टडी करना है। मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। ठीक मैम है। मैं भी फर्स्ट यूनिट ही कर रही हूँ। कर लो, पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चंस हैं उसमें। वो फर्स्ट यूनिट या आपके पास बिजनेस लो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आधा तो आप जानते ही हैं। ऐसा नहीं है। ये आप बस आपको क्या करना है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उन्हें अच्छे से लर्न करना है। कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। चलो, ये इतने 2 मिनट ले लेते थे। 2-3 मिनट जो हमने कवर किया उसमें से एक बार आप लोग रीड कर लो। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो। चलिए बताइए, ये पॉइंट कंडीशन एज टू टाइटल में। मैम बताएं। बताओ चलो। मैम कंडीशन ऑफ टाइटल में ये होता है कि जो हमारा वो सेलर होता है वो अपने गुड्स को अ, किसी और को के नाम कर सकता है मैम। जैसे कि उसमें स्टोलन गुड्स था, अगर वो उसको सेल करता है तो जो हमारा बायर होता है वो उसे रेपुडिएट कर सकता है। तो मैम वैसे तो ये राइट सेलर कहने का को होता मतलब कि है, जो लेकिन उसके वो पास मैम। अपना खुद का राइट है सिर्फ वही ट्रांसफर कर सकता है। जो यस स्टॉलन मैम, यस गुड्स मैम। है वो स्टॉलन, जो गुड्स है वो उसके अपने खुद के राइट्स के नहीं है, वो दूसरों के राइट के हैं। उन्हें वो ट्रांसफर जी नहीं मैम। कर सकता। अगर करता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उसे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। जी मैम। ठीक है। बाकी सबको कोई डाउट है इसमें? पूछ लीजिए। बाकी किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइटल वाला हो गया। चलिए, ये है डिस्क्रिप्शन वाला। डिस्क्रिप्शंस वाला देखिए। सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15। सेल बाय डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 15। चलो, ये है इसका अबव पार्ट। ऊपर की जो 3-4 लाइनें हैं उन्हें अच्छे से देखो डिस्क्रिप्शन में, और फिर मुझे बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा। मैम मैं करूँ? हाँ बिल्कुल करो। मैम इसमें क्या होता है कि बायर ने ना गुड्स को देखा नहीं होता है, वो सेलर जो डिस्क्रिप्शन देता है वो उसके ऊपर ही यकीन करता है। ठीक है, गुड। और बताओ। मैम इसमें ये भी है ना कि अगर वो बायर्स बाई चांस मान लो वहां तुरंत उसने देखा कि गुड्स में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन आने के बाद वो देखता है कि हुआ है, तो मैम उस पर कंप्लेन कर सकता है। ये अलग है। ये वाला पॉइंट अलग है, वो अलग है। ये खाली डिस्क्रिप्शंस के बारे में है। कब कब बायर उसे कौन कौन सी कंडीशन में डिस्क्राइब करता है, स्टेट करता है
कि वो गुड्स को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ लेगा, यानी कि वो उसे क्या करेगा, बना लेगा। बताओ सेकंड पॉइंट बताओ। मैम सेकंड पॉइंट में है कि बायर गुड्स देखने के बावजूद भी वो डिस्क्रिप्शन पे ही भरोसा करता है, वो देखे हुए गुड्स पर भरोसा नहीं कर पाता है। मैम जो सेलर डिस्क्रिप्शन देता है वो उसी के ऊपर, जो बायर है वो उसी के ऊपर रिलायज करता है। हाँ मैम, जैसे कि किसी जैसे कि गुड्स दिखे बट डिस्क्रिप्शन दिए कि इसको हम इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उस गुड को दे। यस मैम। वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स, ठीक है, और ही रिलायज की मतलब उसने क्या देखा है उसके ऊपर रिलाई नहीं करता, जैसा उसे बताया गया बायर ने, सेलर ने कहा है कि हम उसको आपके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये भी अब आपके पास डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। और थर्ड पॉइंट, और जब मैम पैकिंग है वो भी सेलर के अकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब ये है कि मैम जो बायर है वो टोटली सेलर पर यकीन करता है। तो पैकिंग ऑफ गुड्स में बी समटाइम्स बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो गुड्स की पैकिंग जो होती है वो भी एक डिस्क्रिप्शन का हिस्सा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडीशन एज टू क्वांटिटी ऑफ फिटनेस। चलिए ये बताइए, पढ़ लो पहले इसको फिर मुझे बताना। बताना स्टार्ट करो। कौन बताएगा, रीड कर लो अच्छे से। यही जो नीचे के जो ये 4 पॉइंट्स है यही 4 पॉइंट्स ही हैं बस, और तो कुछ नहीं है इतना। मैम जो बायर ना वो सेलर की हाउ जजमेंट रियलाइज करता है, क्या करता है? भरोसा करता है मैम। भरोसा कब करता है? ये सबसे स्टार्टिंग में बायर ने, देखो ये 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स को मुझे अच्छे से डिस्कस कर दो पहले। जल्दी मैम जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। मैम सेकंड पॉइंट बताया था। हाँ तो पहले फर्स्ट आपको बताना है ना भाई, पहले बायर उसे बताएगा कि मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, फिर सेलर उसे अपनी वो स्किल या जो जजमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स को निकाल के देगा, बताएगा। बताओ करो, फर्स्ट 2 3 4 ये पॉइंट्स बताओ। मैम जो बायर है उसको सेलर की स्किल पर मतलब यकीन करना चाहिए और उसकी जजमेंट पर भी। हम्म तो बायर मस्ट हैव रिलाइड ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट, कि जो बायर है उसे सेलर्स की स्किल और जजमेंट के ऊपर यकीन होना चाहिए, रिलाइड करना चाहिए। यस ठीक है, मैम। रिलाई करने का मतलब क्या है कि जो वो गुड्स यकीन करे। आपकी पर्पस के अकॉर्डिंग, जो वो गुड्स आपके पर्पस के अकॉर्डिंग बता रहा है, इट मीन्स कि वो फिट करते हैं। आगे के 2 पॉइंट्स बताओ, इसमें क्या मतलब है ये कंडीशन एज टू क्वांटिटी ऑफ फिटनेस में? अभी आपको समझाया है मैंने इतने सारे पॉइंट्स, फिर भी आपको नहीं पता? बताओ।
मैम सेलर की जो स्पेशलिटी होती है उसको देखते हुए मैम बायर्स को बिलीव करना पड़ता है कि जो वो सेलर कह रहा है, जो उसका डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको मानना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है। ठीक है। मस्ट हैव इट मीन्स बिलीव करना भी चाहिए। स्टार्टिंग में कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को एक अपनी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो भी डिसीज है उसके बारे में बताते हैं, वहां से प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, आप उसके ऊपर रिलाई करते हैं। सेम जैसे आपने सेलर को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग या इन सबको एक्सप्लेन किया है, बताया है, तो आपको उसके ऊपर क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आपको रिलाई करना चाहिए सेलर को, सॉरी बायर को। और आगे बताओ, आगे क्या है? मैम और बायर्स को ये भी देखना चाहिए, जैसे कि इसमें आपने बताया था, दिस विल नॉट अप्लाई क्या वेयर बताओ? स्पेसिफिक गुड्स एंड सोल्ड अंडर मैम पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो मैम उसको ये भी देखना चाहिए कि वो ट्रेडमार्क के अंडर है कि नहीं, जो सेल कर रहा है सेलर। क्योंकि मैम पेटेंट और ट्रेडमार्क जो है सिर्फ स्टैंडर्ड गुड्स को प्रिपेयर करते हैं, यस मैम, कस्टमाइज किसी भी कस्टमाइज गुड्स कस्टमाइज को गुड्स को प्रिपेयर नहीं नहीं मैम करते। प्रेफर करते ही नहीं है हाँ, मैम, सिर्फ और स्टैंडर्ड सिर्फ गुड्स को करते हैं। स्टैंडर्ड गुड्स को ही प्रेफर करते हैं। वेरी गुड, चलो समझ आ रहा है। आगे स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस देखो मैम। इसमें क्या लिखा है, पी आस्क्ड फॉर अ हॉट वाटर बॉटल ऑफ एल। एल से, ठीक है, एक एल क्या है, रिटेल केमिस्ट है, उससे एक हॉट वाटर बॉटल मांगी है। ही वॉज सप्लाइड वन विच बर्स्ट आफ्टर फ्यू डेज यूज। पर अब सिंपल सा है कि जैसे ये एक उसने बॉटल, उससे पी ने एल से बॉटल डिमांड की, मांगी, ठीक है, और एल ने उसे बॉटल दी, तो इसका मतलब कि पी ने उसके ऊपर क्या किया, यकीन किया, यानी कि पी ने उसके ऊपर क्या किया, रिलाई किया। ठीक है, इसका मतलब कि जब पी ने उसके ऊपर यकीन किया, पी ने उसके ऊपर रिलाई किया, तो ही वॉज सप्लाइड वन। ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसे दे दिया, सप्लाई कर दिया एक वन, विच बर्स्ट आफ्टर फ्यू डेज यूज, जो कि कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद क्या हो गई, बर्स्ट हो गई। तो यानी कि हॉट वाटर था और वो अचानक ही क्या हो गई, बर्स्ट हो गई, और पी की जो वाइफ थी उसे इंजरी हो गई, उसे इंजर्ड हो गया। ठीक है, ही वॉज सप्लाइड वन विच बर्स्ट आफ्टर अ फ्यू डेज यूज एंड इंजर्ड पीज वाइफ, और पी की वाइफ को इंजरी हो गई, वो पी की वाइफ को इंजर्ड हो गया। तो ये पॉइंट आपका किसके अंदर था, ये पॉइंट आपका है, बताओ, डिफेक्ट के अंदर मर्केंटेबिलिटी का ये पॉइंट आपको बताया हुआ है कि कोई भी जो डिफेक्ट है वो उस समय रिवील नहीं होता, जब हम उसे यूज करते हैं तभी रिवील्ड हो सकता है, या तभी रिवील्ड होता है। अब जजमेंट क्या हुआ कि एल वॉज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो जो बॉटल का जो पर्पस ही हॉट वाटर बॉटल था, तो उसमें हॉट वाटर डाल के वो कैसे मतलब बर्स्ट हो सकती है। सो एल वॉज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। तो जो एल है वो इम्प्लाइड कंडीशन की ब्रीच के लिए लाइबल है, because P had sufficiently made known the use for which he required the bottle, क्योंकि P ने sufficiently उसे बताया है कि किस पर्पस के लिए उसे बॉटल की जरूरत है। तो L was liable for breach of implied condition because P had sufficiently made known, क्योंकि P ने sufficiently made known बताया है the use for which he required the bottle, कि यूज यानी कि इस इस्तेमाल के लिए उसे बॉटल की क्या है, जरूरत है, उसे बॉटल के रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सेल बाय सैंपल। सैंपल के द्वारा क्या हमारे पास सेल है, तो यानी कि सेल बाय सैंपल, दैट इज द सेक्शन 17। सो इन ए सेल बाय सैंपल, तो एक सैंपल के द्वारा सेल में द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आप एक सेल बाय सैंपल होते हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या होते हैं कि जितने भी सारे जो ये शैम्पू, ये सब सॉप, ये सब बने थे,
ठीक है, तो उन्होंने छोटे छोटे अपने यानी कि कस्टमर को फ्री में सैंपल देना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी मार्केटिंग करने के लिए, बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। फिर यानी कि उसी तो बायर क्या सोचते हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट है इतना अच्छा है, इसका मतलब इसका सैंपल ऐसा है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, प्रोडक्ट भी ऐसा ही होगा। सो इन अ सेल बाय सैंपल द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड कंडीशंस, कि जो फॉलोइंग है वो इम्प्लाइड कंडीशन है। कौन कौन सी? द बल्क शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वांटिटी। ठीक है, कि जो बल्क है, जो बल्क में है, इसका मतलब कि जो मतलब क्वालिटी, सैंपल की क्वालिटी होगी, वही बल्क में जो गुड्स हैं उनकी भी वही क्वालिटी होगी। ये ध्यान रखना। तो इन अ सेल बाय सैंपल अंडर द सेक्शन 17 द बल्क शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वांटिटी। ये जो बल्क है यानी कि क्वांटिटी में जो सैंपल के साथ, उसके साथ ही क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। द बल्क शैल कॉरेस्पॉन्ड विद दिस सैंपल इन क्वांटिटी। Buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample। देखो obviously रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, मैंने अगर उसका सैंपल ट्राई किया है उस गुड्स का, तो उसका जो प्रोडक्ट है इटसेल्फ मैच करेगा उसी सैंपल के साथ। इट मींस कि बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसी बल्ब को सैंपल के साथ कंपेयर करने की। सो बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। ठीक है, बल्क को सैंपल के साथ कंपेयर करने की एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। So that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample। इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, और ये हम अपने जनरल यानी कि अपने बेसिक डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी इस चीज को कंसेप्ट का क्या करते हैं, यूज भी करते हैं, और हमारे माइंड में ये कंसेप्ट होते भी हैं। दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ठीक है, विच वुड नॉट अपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। देखो कभी कभी कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं कि हम जब सैंपल को देख रहे हैं या हम कुछ उस गुड्स को देख रहे हैं, तब वो हमें डिफेक्ट नहीं पता चलते। वो डिफेक्ट हमें कब पता चलते हैं? वो डिफेक्ट हमें पता चलते हैं जब हम उसको यूज करते हैं, कि इसके यूसेज में, इस पर्टिकुलर के यूसेज में हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं गुड्स को, तो इसका ये पर्टिकुलर क्या है, डिफेक्ट है। सो दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, कि जो गुड्स है वो किसी भी डिफेक्ट से क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स रेंडरिंग देम, ठीक है, अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। यानी कि सैंपल के रीजनेबल एग्जामिनेशन पे जो अपरेंट नहीं होने चाहिए। यानी कि जब हम सैंपल का, जब हम उसको रीजनेबली क्या करते, एग्जामिन करते हैं, सैंपल को हम रीजनेबली देखते हैं, ठीक है, तब हमें वो जो उसके डिफेक्ट है, तब हमें उसके वो डिफेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते, या फिर हमें उसके तब वो डिफेक्ट नहीं पता चल पाते। तो the goods shall be free from any defects rendering them unmerchantable which would not apparent। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, आप उसको बाद में यूज करोगे तब आपको उसके डिफेक्ट के बारे में लगेगा पता। और देखो डिफेक्ट कोई भी जो गुड्स में होता है, आप एक सैंपल को देख रहे हो, आप उस गुड्स को देख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको यूज करने में, तो आपको जो डिफेक्ट है उसका सिर्फ अगर नजर भी आएगा, तो आपको उसका जो डिफेक्ट है उसके फीचर्स का डिफेक्ट आपको नजर आएगा। एक्चुअल में उसकी क्वालिटी का जो डिफेक्ट होता है, हम उसकी क्वालिटी का डिफेक्ट तब तक नहीं बता पाते जब तक हम उस गुड्स को यूज नहीं करते। नाउ टेक एन एग्जांपल। सो इट्स एग्जांपल इज फ्रॉस्ट एंड एलिसबरी डेयरी कंपनी लिमिटेड। तो फिर ये क्या था, फैक्ट्स। एफ ब्रॉट मिल्क फ्रॉम ए, यानी कि एफ
एफ ने ए से क्या किया, दूध खरीदा, मिल्क ब्रॉट किया। द मिल्क कंटेन जर्म्स ऑफ टाइफाइड फीवर, तो लेकिन मिल्क ए में क्या था, तो टाइफाइड फीवर के जर्म्स थे। एफ वाइफ, ठीक है, टुक द मिल्क, यानी कि एफ की वाइफ ने क्या किया, मिल्क लिया, गॉट इन्फेक्शन, उसको हुआ जिसकी वजह से वो मर गई। इसका मतलब क्या है कि डिफेक्ट हमें कब पता चला, उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट था। किसकी क्वालिटी में डिफेक्ट था, यानी कि उसने ए से लिया। तो ए को भी अगर ए ये कहे कि मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, आप मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं, प्रोडक्ट आपसे लिया गया और आप ही के प्रोडक्ट में डिफेक्ट पाया गया, तो आपको ही डैमेजेस को क्लेम करना होगा। हो सकता है कि ए अपने आगे सप्लायर के ऊपर क्या करे, केस करे, लेकिन उसको ये पहले ही बताना पड़ेगा। सो एफ्स वाइफ टुक द मिल्क, एफ की वाइफ ने मिल्क को लिया, एंड गॉट इन्फेक्शन, और उसे इन्फेक्शन हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच शी डाइड, और जिसके रिजल्ट के कारण वो मर गई। तो इसका मतलब जजमेंट का मतलब क्या है, एफ कुड रिकवर डैमेजेस, तो जो एफ है वो डैमेजेस को रिकवर कर सकता है। तो एफ कुड रिकवर डैमेजेस, क्लियर, ठीक है। तो एफ ब्रॉट मिल्क फ्रॉम ए, द मिल्क कंटेन जर्म्स ऑफ टाइफाइड फीवर। एफ वाइफ टुक द मिल्क, ठीक है, एफ की वाइफ ने मिल्क को लिया, एंड गॉट इन्फेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच शी डाइड, और इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण वो मर गई। तो एफ कुड रिकवर डैमेजेस, ठीक है, तो जो एफ है वो डैमेजेस को रिकवर करेगी। अब है कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो एज टू होलसमनेस की कौन कौन सी कंडीशन है, तो इन केस ऑफ ईटेबल एंड प्रोविजंस, इन एडिशन टू द इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है, तो इन ईटेबल्स एंड प्रोविजंस के केस में, ठीक है, तो इन केस ऑफ ईटेबल एंड प्रोविजंस, ईटेबल एंड प्रोविजंस के केस में तो इन एडिशन टू द इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है, तो क्या है इम्प्लाइड कंडीशन के एडिशन में, तो देयर इज अनदर इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी होलसम। तो देखो ये भी एक दूसरी इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स जो होते हैं वो फुल होने चाहिए, यानी कि गुड्स, ठीक है, फुल एंटायर होलसम, यानी फुल मात्रा में होने चाहिए। अगर हम गुड्स को मान लीजिए कि जो कि जिसके हिसाब से सेलर ने जितनी क्वांटिटी के हिसाब से रेट, यानी कि वो सब कुछ डिफाइन किया है, उसके हिसाब से होना चाहिए। एंड होलसम यहाँ मतलब है सजेस्टिव ऑफ द गुड हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। सो प्लीज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ यहाँ होलसम। होलसम मीन्स कि जो गुड्स है वो आपकी एक अच्छी हेल्थ का, गुड हेल्थ का और फिजिकल वेलबींग के होने चाहिए, ठीक है। तो कंड्यूसिव टू और सजेस्टिव ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है, कंड्यूसिव टू और सजेस्टिव ऑफ गुड हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग, जो कि फिजिकल वेलबींग और गुड हेल्थ की सजेस्टिव पे होने चाहिए। तो इन केस ऑफ ईटेबल, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that good shall be wholesome. ये दूसरी implied condition होती है, there is another implied condition that the good shall be wholesome. तो इसका मतलब क्या है, ये एक सिंपल है, आप कहीं से भी सेलर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो गुड्स है, गुड्स की यानी कि जो हेल्थ है वो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल वेलबींग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कंड्यूसिव टू और सजेस्टिव ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गुड हेल्थ और फिजिकल वेलबींग। So there is another implied condition that the good shall be wholesome. Clear? Implied warranties. The implied condition in a contract of sale are,
सेल के कॉन्ट्रैक्ट में, तो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी हैं देखते हैं। वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन यानी सेक्शन 14 सबसेक्शन बी। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन बी के केस में, तो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन क्या लिखा गया है। ये एक, अभी तक हमने इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में स्टडी किया। एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी जो हमारी कंडीशंस हैं वो हमें स्टेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो कंडीशंस हैं ये हमारे क्या है, इम्प्लाइड है, ठीक है। अगर ये ऐसी होगी तो बेनिफिट करेंगे। सो इम्प्लाइड कंडीशंस में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज अवर द इम्प्लाइड वारंटीज। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इम्प्लाइड वारंटीज। तो इम्प्लाइड कंडीशंस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो इम्प्लाइड कंडीशंस है, सॉरी यहाँ पर आप वारंटीज लिखिए, तो वारंटीज को पढ़ते हैं। तो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल it is implied that buyer shall have and enjoy quite possession of the goods obviously। ये implied है कि buyer shall have and enjoy the quite possession of the goods, कि जो buyer को यानी कि goods के quite possession को, ठीक है, कि जो goods का वो लिया गया है उसे, ठीक है, उस वो होगा और उसको क्या करेगा, enjoy करेगा। So it is implied that buyer shall have, कि बायर के पास, ठीक है, वो अपने गुड्स के क्वाइट पोजीशन को क्या करेगा, एंजॉय करेगा। इफ द बायर इज इन एनी वे डिस्टर्ब इन द एंजॉयमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है, यानी कि अगर वो गुड्स के एंजॉयमेंट में कहीं भी क्या होता है, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि बायर है, बायर ने टीवी लिया, ठीक है, टीवी उसने अपने पर्पस के लिए लिया और वो 6 महीने बाद इतना रन नहीं कर रहा या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर के यानी कि प्रोडक्ट में क्या है, डिफेक्ट है। तो इफ द बायर इज इन एनी वे डिस्टर्ब इन द एंजॉयमेंट ऑफ द गुड्स, गुड्स के एंजॉयमेंट में डिस्टर्ब्ड है, तो इन सीक्वेंस ऑफ द सेलर्स डिफेक्टिव टाइटल टू सेल, then buyer is entitled to sue the select for damages। तो जो buyer है वो entitled होता है obviously कि भाई इसने, कि मतलब इतने कम टाइम में, या अगर मेरे पास वारंटी है, इस वारंटी में तो वो तभी तो देते हैं ना कि 5 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी। तो किस लिए, कि कोई भी पार्ट्स में होता है तो वो आपको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, आपके उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ना कि एंटायर गुड्स को। सो देन बायर इज एंटाइटल्ड टू sue द सेलेक्ट फॉर डैमेजेस। तो जो बायर होता है वो एंटाइटल्ड होगा डैमेजेस के लिए, ठीक है, जो सिलेक्ट उसको स्यू करने के लिए। तो ये एक सिंपल है क्वाइट पोजीशन, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। आपने कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी चीजें ली होंगी उनमें हमें वारंटी भी दी जाती है, ठीक है। और वो जो वारंटी क्यों दी जाती है कि ताकि बायर के एंजॉयमेंट में कोई भी इतना डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि उनको पुराने गुड्स को रिप्लेस करके, ठीक है, न्यू गुड्स को क्या किया है, बनाया गया है। और जब पुराने गुड्स को रिप्लेस करके न्यू गुड्स को बनाया गया है तब ऐसा हो सकता है। सो इफ द बायर इज इन एनी वे डिस्टर्ब इन द एंजॉयमेंट ऑफ द गुड्स, तो गुड्स के एंजॉयमेंट में किसी भी वे में डिस्टर्ब होगा in consequence of the seller's defective title to sell, buyer is entitled to sue the select for damages। क्लियर? तो जो बायर है वो डैमेजेस के लिए सिलेक्ट के स्यू करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। तो ये क्या है, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन, यानी कि क्वाइट
ऑर्गेनाइजेशन की वारंटी, तो सेक्शन 14 सब सेक्शन बी, ठीक है। तो ये है इम्प्लाइड वारंटीज, तो इम्प्लाइड वारंटीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो सेक्शन 14 सब सेक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, ठीक है। अब ये रीड करते हैं, वारंटी ऑफ फ्रीडम, सेक्शन 14 सबसेक्शन सी मींस दैट गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, ठीक है, इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी, ठीक है। किसी भी थर्ड पार्टी के में जो गुड्स होते हैं वो किसी भी चार्ज से फ्री है, नॉट डिक्लेयर्ड टू और नॉन टू बायर, ठीक है, जो कि बायर को डिक्लेयर नहीं है, बायर को पता नहीं है। इन सच केस ही शैल हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ दिस वारंटी, कि जैसे मान लीजिए कि अगर कि जैसे एक है कि गुड्स है, मान लीजिए कोई भी गुड्स में लेके आई हूँ, मुझे पता है कि नहीं इस गुड्स में, ठीक है, और इस गुड्स को लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर ये एक्स्ट्रा यानी मेरी जेब से जाएगा, चार्ज जाएगा एक थर्ड पार्टी के लिए, तो क्या ऑब्वियसली मैं लूंगी, मैं नहीं लूंगी वो गुड्स। और अगर मुझे बाद में पता चलता है तो इस केस में बायर shall have a right to claim damages, तो जो बायर है, बायर के पास डैमेजेस को क्लेम करने के लिए क्या होगा, अधिकार होगा, तो बायर के पास, ठीक है, डैमेजेस को क्लेम करने के लिए राइट होगा, ठीक है। तो इन सच अ केस ही शैल हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ दिस वारंटी, तो इस वारंटी की ब्रीच के लिए डैमेजेस को क्लेम करने का अधिकार होगा, डैमेजेस को क्लेम करने का राइट होगा, ठीक है। तो मींस दैट गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, कि जो गुड्स हैं वो किसी भी चार्ज से फ्री है, और एनकम्ब्रेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी, ठीक है, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी के, ठीक है, एंटाइटल या फिर ऑनरशिप को लेने से क्या है, वो फ्री है। तो ये आपको ये जो पॉइंट इसमें, ठीक है, समझ में नहीं आता है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो इसको मैंने समझाया, आप इसे लिख लो कि मींस दैट द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, कि जो गुड्स है वो किसी भी चार्ज से फ्री, तब तभी उस गुड्स को लेंगे। अगर आपको ये लगे पता कि नहीं, ठीक है, ये जो गुड्स हैं, जैसे इसमें सिंपल सा एग्जांपल है कि एक रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर ने कि जैसे जहां से सप्लायर से गुड्स लिया, उसका क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे नहीं किया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है, मान लीजिए कि जो सप्लायर है वो कस्टमर से डिमांड कर रहा है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सप्लायर कस्टमर से डिमांड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सप्लायर का जो रिलेशन है वो आपका कस्टमर के साथ नहीं है, सप्लायर का जो रिलेशन है वो आपका सेलर के साथ है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि सप्लायर का जो रिलेशन है वो आपका सेलर के साथ है। तो वारंटी ऑफ फ्रीडम मींस गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, गुड्स है वो किसी भी चार्ज से फ्री है, और एनकम्ब्रेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी, और किसी भी थर्ड पार्टी के फेवर में भी, ठीक है, कोई चार्ज या इन सब से, नॉट डिक्लेयर टू और नॉन टू द बायर, ठीक है, बायर को नहीं पता, डिक्लेयर नहीं है। इन सच अ केस ही शैल हैव अ राइट टू क्लेम द डैमेजेस, अगर बायर को पता चलता है, ठीक है, कि और बायर ने उस गुड्स को लेने के लिए क्या किया, वो डैमेजेस को मान लीजिए क्लेम को पे भी कर दिया, तो इस वारंटी को ब्रीच कम करने के लिए, ठीक है, वारंटी की ब्रीच के लिए, तो उसे, तो यानी इसके पास अधिकार होता है, राइट होता है डैमेजेस को क्लेम करने का, तो ही शैल हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस, क्लियर। तो उसे डैमेजेस को क्लेम करने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो इन सच अ केस ही शैल हैव अ राइट, ठीक है, टू क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ दिस वारंटी, तो इस वारंटी के ब्रीच के लिए डैमेजेस को क्लेम करने का अधिकार होगा। अब नेक्स्ट है वारंटी एज टू क्वांटिटी और फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड,
एन इम्प्लाइड है, तो देखो ये भी एक सिंपल इम्प्लाइड है, आपको इसका टेक्निकल जो वर्ड्स के कारण समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको इसके टेक्निकल वर्ड्स भी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अब बेटर होगा कि आप लोग के कभी भी क्लास में आए तो अपने पास ना पॉइंट्स नोट प्लीज प्रिपेयर करें, कि जो टीचर बोल रही है, क्योंकि देखो मैं एक पॉइंट को 10-10 बार रिपीट करके बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ कि जो बच्चे लिख रहे होंगे उनके लिए बेनिफिट होगा, कि वो अच्छे से उसे कवर कर पाएंगे उसको, यानी कि अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो वारंटी एज टू क्वांटिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड में सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वांटिटी और फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी, ठीक है, जो वारंटी है, ठीक, देखो वारंटी का मतलब क्या होता है कि यानी कि उसके कोई भी चीज में डिफेक्टनेस ना, गुड्स में कोई डिफेक्ट पाया गया है आपका, ठीक है, वो सब कुछ चीज इसमें होनी चाहिए, तो ये वही आता है। सो एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वांटिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, तो यानी ट्रेड के इस्तेमाल के द्वारा, ट्रेड के यूसेज के द्वारा एनेक्स्ड होनी, यानी कि उसमें होनी चाहिए। अब है वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स के डेंजरस नेचर को डिस्क्लोज करने की जो वारंटी है, तो वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, जैसे गुड्स है, गुड्स के गुड्स का कोई डेंजरस नेचर है, ठीक है, तो इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया, ठीक है, ये एक डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। व्हेन अ पर्सन सेल्स गुड्स, ठीक है, कि जैसे एक पर्सन है गुड्स को सेल करता है, तो व्हेन अ पर्सन सेल्स गुड्स नोइंग दैट गुड्स आर इनहेरेंटली डेंजरस, कि ये पता होता है नोइंग दैट कि जो गुड्स है वो इनहेरेंटली डेंजरस हैं, जो गुड्स हैं वो खतरनाक है, डेंजरस है, और दे आर लाइकली टू बी डेंजरस टू द बायर, ठीक है, गुड्स है वो डेंजरस है और वो क्या है, बायर को यानी कि खतरा देते हैं, और दे आर लाइकली टू बी डेंजरस टू द बायर, और बायर के लिए वो डेंजरस है, ठीक है, एंड दैट बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, ठीक है, देखो बायर को नहीं पता, बायर डेंजर से क्या है, इग्नोरेंट है, दैट द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, कि डेंजर के बारे में वो कितना खतरनाक है या नहीं, बायर को नहीं पता, तो इन सच अ केस सेलर वार्न द बायर, ठीक है, इस केस में सेलर बायर को वार्न करेगा, ठीक है, अदरवाइज ही वुड बी हेल्ड लायबल, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सेलर को कोई भी डेंजरस, क्योंकि आप खुद देखोगे कभी भी पैकिंग में ना कोई भी डेंजरस होता है, या मेडिसिन भी होगी उनमें एक्सपायरी डेट सब लिखा होता है कि आपको उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, आपको इसे वहां रखना है, सो वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, तो यानी कि गुड्स के डेंजरस नेचर को डिस्क्लोज करने की जो वारंटी है, सो वेयर अ पर्सन सेल्स गुड्स, ठीक है, नोइंग दैट गुड्स आर इनहेरेंटली डेंजरस, जहाँ पे एक पर्सन सेल करता है गुड्स को, ये पता है कि जो वो गुड्स है वो क्या है, खतरनाक है, वो डेंजरस है, knowing that the goods are inherently dangerous और they are likely to be dangerous to the buyer, और ये क्या है, बायर को खतरनाक है, डेंजरस है, that buyer is ignorant of the danger, कि जो बायर है वो डेंजर के बारे में उसे नहीं पता, तो इस केस में सेलर की मिस्टेक है, और जिसकी मिस्टेक होगी वो क्या करेगा, अपनी डैमेजेस को पे करेगा, अपने डैमेजेस को क्लेम करेगा, सो इन सच अ केस सेलर वॉर्न द, ठीक है, बायर, सेलर को यानी कि बायर को बताना पड़ेगा, एक्सप्रेसली उसे बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो ही लायबल होगा, अदरवाइज वो ही टैक्स जो भी पे करना है उसे पे करेगा। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? हाँ जी मैम।
ठीक है, तो वही लिखिए आपके पास वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस से फ्रीडम की वारंटी, वारंटी एज टू क्वांटिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, ट्रेड के यूसेज के द्वारा क्वांटिटी और फिटनेस की वारंटी। ठीक है, गुड्स के डेंजरस नेचर को डिस्क्लोज करेंगे उसकी वारंटी। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन सी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ठीक है, तो वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो ये कुछ हमारी वारंटीज थी। एक बार आपके सिलेबस में देखती हूँ, आप इतने यहाँ से हमने कब अभी बताया था आपको, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, आगे बताना है, मैं इसका आगे कर देती हूँ, पहले इतना रीड करो। आपके सेल्स ऑफ गुड्स सेक्ट में देखती हूँ और डिफरेंट टॉपिक कौन से हैं। एक हमारे पास है अनपेड सेलर, कंडीशन एंड वारंटी भी हो गया है। ठीक है, इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ओनर, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, अनपेड सेलर एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेट मी चेक कि वो इसमें है या नहीं। इस पीडीएफ में आपके ये दो टॉपिक्स अवेलेबल हैं। ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, वो मुझे आपको दूसरे से कवर कराना पड़ेगा। ये टॉपिक कवर नहीं है, तो अगली क्लास में हम, ठीक है, अनपेड सेलर के टॉपिक को कवर करेंगे। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पहले आता था, चेक के बारे में ये सब नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट है हमारे सिलेबस में, ये वाला पार्ट नहीं है। लेट मी चेक फर्दर। ठीक है, नहीं है इसमें। अनपेड सेलर का है, नेक्स्ट क्लास में हमें अनपेड सेलर कवर करेंगे ना, तो उसकी पीडीएफ में आपको ऑलरेडी पहले ही क्लास से पहले सेंड कर दूंगी। सो अभी हमने जो कंप्लीट किया उसमें आप लोग बताइए, इसमें आपको कोई डाउट है, रीड कर लो। हमने इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज आज कंप्लीट कर लिया। सेल्स ऑफ गुड्स सेक्ट में इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी हमारे उसमें हो गया है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, परफॉर्मेंस है। एक तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड देन नेक्स्ट इज अनपेड सेलर। ये दो टॉपिक भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसमें से आप पहले एक बार डाउट देख लो, 2 मिनट।
कंडीशन एज टू होलसमनेस से, ठीक है, कंडीशन एज टू होलसमनेस से देखिए। अच्छा मुझे बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस। बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा कंडीशन एज टू होलसमनेस। एनीवन? सब कहाँ चले गए? अटेंडेंस की स्टार्टिंग पहले से होने लगी है। चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। मैम इसका कंडीशन मतलब एज, ये है। कौन बता रहा है? अपना नेम बताइए मैम ताकि मैं। प्राची, प्राची। प्राची अच्छा रिस्पॉन्स करती है, प्राची, हिना। मैम आगे। इसका मतलब है कि जो गुड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि हेल्थ भी बेटर हो उससे। वेरी गुड। होलसमनेस का मतलब है कि अच्छी कंडीशन में होने अच्छी है, चाहिए। यस तो ये मैम। इम्प्लाइड है, ठीक है, ये इम्प्लाइड है कि जो गुड्स एक अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। तो अभी हमारी कुछ इम्प्लाइड वारंटीज हैं, तो इम्प्लाइड वारंटीज में देखिए, इम्प्लाइड वारंटीज में देखिए, बताइए। ये सारा हमारे पास इम्प्लाइड कंडीशन का कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट इज ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज, द इम्प्लाइड कंडीशंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नंबर 1, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। मैम इसमें ये होता है कि जो बायर्स होता है, अगर कोई भी गुड्स को परचेज करता है तो इसमें जो सेलर होता है उसके सेटिस्फेक्शन के लिए, उसकी इंजॉयमेंट में कोई डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए मैम उन्हें वारंटी देता है बायर्स को। कोई भी इफेक्ट होता है या फिर डिफेक्ट होता है गुड्स में, तो वो उसको रिटर्न रिटर्न ना करके उसको मैम वो कर लेता है, मतलब जिसमें जो भी डैमेज होती है उसको ठीक कर देता है। हाँ, अगर नहीं करेगा तो उसे फिर बायर स्यू कर देगा। जी मैम। गुड। अब नेक्स्ट बताओ, कौन बताएगा? बस एक को ही समझाया है मैंने, इतने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सिंपल मत, मुझे लग रहा है सिर्फ एक दो को ही पढ़ाया है, वही सुनते हैं, वही समझते हैं और वही आंसर कर रहे हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं? मैम मैं मैम करिश्मा इसमें हूँ। जो है गुड्स ना किसी भी चार्ज से फ्री होगा। गुड। गुड्स और जो किसी होगा भी थर्ड, हाँ किसी भी चार्ज से फ्री है, थर्ड और किसी पार्टी भी की थर्ड पार्टी पेमेंट के से भी। ऑनरशिप से, यस मैम, उससे भी फ्री है। वेरी गुड। और और अगर बायर को ऐसा नहीं डैमेजेस हुआ, को क्लेम करने का राइट भी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर यस ऐसा मैम। नहीं होता तो बायर को राइट है, वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, किससे? सेलर से। तो फिर सेलर्स। बायर को पूरा राइट है कि वो सेलर से डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। आगे बताओ, वारंटी एज टू क्वांटिटी ऑफ फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। बताइए, ये बताइए। चलो नेक्स्ट बताओ, वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मैम इसमें शायद ये होता है कि वारंटी होती है डिस्क्लोज एंड डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स की, तो इसमें डेंजरस नहीं होते कोई भी गुड्स। मैम जैसे गुड्स डेंजरस होते हैं तो वो बायर को नुकसान पहुंचा बायर्स सकते को हैं, और हाँ बायर को नहीं पता होता कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसमें सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बायर को वार्न करे कि भाई ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वो नहीं करता है तो फिर उसे क्लेम भरने पड़ेंगे। वेरी यस गुड। ये मैम। किसने बताया? मैम प्राची। प्राची ही बता रही है, और करिश्मा बोलती है। चलो गुड, ठीक है।
यहाँ तक आज हम कवर करते हैं, और इसमें इस पीडीएफ में जितना पार्ट हमें कवर करना था वो हम कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पहले नेक्स्ट पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, सैटरडे तक। और अब हमारी नेक्स्ट क्लास संडे को होगी। सो प्लीज तब तक के लिए आप सेल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फिनिश करो, ठीक है, कंप्लीट करो, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर आ जाओ, ताकि एक दो क्लासेस में इसे मैं फिनिश कर दूंगी और फिर आपके पास काफी और बर्डन हो जाएगा सब कुछ करने के लिए। सो अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो मुझे अटेंडेंस के बारे में बताइए, किसने लिखा? तो जिज्ञासा, आपने अटेंडेंस ले ली है? ओके। किसी भी स्टूडेंट्स का है कोई नेम जिसने अपने नेम के आगे रोल नंबर ना लिखा हो? सो प्लीज आप सभी जब एंटर करते हैं, ईयर फिनिश होने को आया है, आप नेम के आगे अपने रोल नंबर्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? देखो काफी बच्चे मुझे दिख रहे हैं। रीना तो सबसे पहले मुझे दिख रही है, रीना शर्मा। और ठीक है, स्टूडेंट्स को प्लीज आप पहले ही बताइए कि आप अपने टाइम पर ही होंगे, जो टाइम होगा तभी आना है क्लास में, उससे लेट नहीं। तो फाइन, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।